पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं उसी खबर के साथ जिसने करीब 2 साल तक पूरी दुनिया में खूब कोहराम मचाया और अब दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस की वापसी से भारत बहुत चिंता में है। चीन में जो बुरा हाल है उसका जिम्मेदार बताया जा रहा है BF7 वेरिएंट, जिसकी मौजूदगी भारत में भी है। 4 मामले यहाँ हैं, गुजरात और उड़ीसा में। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज एक अहम बैठक बुलाई। विशेषज्ञों के साथ कई राज्यों को चिट्ठी लिखी और इसी के साथ ही राहुल गांधी को सुझाव दिया कि अपनी यात्रा में या तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें या फिर भारत जोड़ो यात्रा रोक दें। कांग्रेस ने इस बयान पर आपत्ति जताई और पूछा कि सिर्फ उनकी ही यात्रा में कोरोना वायरस बीजेपी को क्यों नजर आता है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना को लेकर चीन की हालत बयां करती तस्वीरें और हरकत में भारत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आला अधिकारियों समेत विशेषज्ञों के साथ बैठक की। कोरोना के जमीनी हालात का जायजा भी लिया और रणनीति भी बनाई। स्वास्थ्य मंत्रालय अब हर हफ्ते कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करेगा। लोगों को सलाह दी गई है कि वो भीड़-भाड़ वाली जगह पर मास्क लगाएं। सर्दी खांसी वाले मरीज टेस्ट करवाएं। अब तक 27% लोगों ने प्रिकॉशन डोज लिया है। जो बचे हैं टीका जरूर लें। सर्विलांस सिस्टम में और तेजी लाने की जरूरत है। देश के तमाम अस्पतालों में भर्ती निमोनिया के मरीजों की टेस्टिंग कराई जाए और राज्य सभी मरीजों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें। टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने की गुजारिश की है। कहा कि ये सुनिश्चित हो कि जो यात्रा में शामिल हो रहे हैं उनका टीकाकरण हो चुका है और भीड़ में कोविड को लेकर एहतियात बरते जाएं। कल राजस्थान के 3 MP ने मुझे पत्र लिखा था। एक्सपर्ट लोगों की राय ली, बातचीत किया और उसके आधार पर मैंने भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा। कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। बीजेपी पार्टी को यह कहना चाहता हूं, गुजरात में जब चुनाव हुई थी मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? फिर बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। प्रतिक्रिया उनकी तरफ से भी आई। सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। फिलहाल दुनिया भर में हफ्ते में करीब 35 लाख कोरोना के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। वहीं भारत में 1200 मामले। कोरोना कहीं गया नहीं है। इसके बदलते आकार, प्रकार और व्यवहार ने दुनिया के कई देशों में हाहाकार मचा रखा है। तो हालात बिगड़ने से पहले रणनीति बनानी जरूरी है। तैयारी का लेखा जोखा हो या खुद को तैयार रखने का। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और कोरोना वायरस को लेकर सबसे प्रभावित राज्यों में से एक महाराष्ट्र चिंतित है और सतर्क है। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य सरकार ने ऐलान किया कि स्टेट कोविड टास्क फोर्स का गठन होगा। महाराष्ट्र में फिलहाल 132 सक्रिय मामले हैं कोरोना वायरस के, लेकिन मुंबई चिंतित इसलिए है क्योंकि यहाँ पर खसरा का फैलाव भी है। 17 बच्चों की मौत हुई है बीते 1.5 महीने में। ऐसे में वैक्सीनेशन की स्पीड इन तमाम बीमारियों की बढ़े, इसलिए रिटायर्ड नर्सों की तलाश BMC कर रही है। देखिए रिपोर्ट। चीन में मरीजों से भरे अस्पतालों और शवों की वायरल तस्वीरों से भारत में फिर हलचल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ कोरोना की मार सबसे ज्यादा झेलने वाला महाराष्ट्र फिर चिंतित है। चीनमधली परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी नागपुर में चल रहे महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष की मांग पर एक्शन लेते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टास्क फोर्स बनाए जाने की घोषणा की। विरोधी पक्षनेत्यांनी अतिशय महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी मांडलेला आहे। विपक्ष के नेता ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और हम केंद्र के साथ समन्वय करेंगे और विपक्ष के नेता के सुझाव के अनुसार हम एक टास्क फोर्स या एक समिति बनाएंगे।
ये टास्क फोर्स कोविड के साथ मौजूदा स्थिति पर विचार करेगी और उसके अनुसार कार्य करेगी। सूचना करेल आणि त्या सूचनांची अंमलबजावणी आपण निश्चितपणे करू। फिलहाल कोरोना के 132 सक्रिय पॉजिटिव मामले राज्य में हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सचिव के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह देखते हुए पुणे और मुंबई की प्रयोगशालाओं में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव सैंपल भेजे जाएंगे। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे जैसी सार्वजनिक जगहों पर टेस्टिंग शुरू करने को लेकर केंद्र सरकार के निर्देशों का इंतजार है। महाराष्ट्र के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के केंद्र सरकार की एडवाइजरी को गंभीरता से लेने की बात कर रहे हैं। केंद्र शासन ने जो भी एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को या हर स्टेट को दी है उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। आज मैं जो समझता हूँ, मुझे जो लेटर मैंने पढ़ा है राजेश भूषण जी का, जो सेक्रेटरी है स्वास्थ्य विभाग के, तो उन्होंने कहा है कि हर पॉजिटिव केस जो अभी आ रही है उसका हमने सीक्वेंशियल जीनोमिक सीक्वेंसिंग करना ज़रूरी है। तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग का जो काम है वो बहुत बढ़ाना चाहिए और जो भी पॉजिटिव केसेस हैं उनको स्ट्रिक्टली आइसोलेशन करना ज़रूरी है। आइसोलेशन करना, फिर जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है वो भी ट्रीटमेंट करना निश्चित तौर पर ज़रूरी है। इधर कोविड की चुनौती और मुंबई में फैले खसरा को देखते हुए इन बीमारियों के टीकाकरण को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए बीएमसी रिटायर्ड नर्स मिडवाइफ तलाश रही है, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर वैक्सीनेशन का जिम्मा सौंपा जाएगा। खसरा से पिछले करीब 1.5 महीने में 17 बच्चों की मौत हुई है। फिलहाल कोविड से ज्यादा खसरा बीमारी माया नगरी के लिए बड़ी चुनौती है। नागपुर से सोहित मिश्रा के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। साल 2020-21 में कोरोना की लहर के दौरान यूपीएससी की परीक्षा जो छात्र नहीं दे पाए थे वो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि उन्हें परीक्षा देने का एक और मौका दिया जाए। लेकिन कल रात दिल्ली पुलिस ने बल प्रयोग कर इनके प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की। सौरभ शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। छात्र चीखते चिल्लाते रहे पर पुलिस ने इनकी एक न सुनी। इन्हें घसीटा, पीटा और हिरासत में भी ले लिया। ये छात्र जो पिट रहे हैं वो सब यूपीएससी यानी आईएएस, आईपीएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते 2020-21 में यूपीएससी की परीक्षा नहीं दे पाए। कोई खुद कोविड पॉजिटिव था, किसी के पिता की मौत हो गई तो कोई कंटेनमेंट जोन में फंस गया। 34 साल की डॉक्टर विद्या यूपीएससी की परीक्षा नहीं दे पाई क्योंकि ये उस दौर में दिल्ली के एम्स में लोगों की जान बचा रही थी। जब 2020 में कोविड आया था, हमने दिन रात सेवा की, 12 से 14 घंटे सेवा की। इन हाथों से हमने लाशों को उठाया। जब यहाँ पे लाश उठाने वाले लोग नहीं थे, परिवारों में इतनी सारी मौतें हुई थी, हमने वीडियो लाइव करवा के परिवार वालों को अंतिम दर्शन करवाए थे। हमने जो मेहनत की थी, हमने कभी नहीं सोचा कि हमारी पढ़ाई जा रही है। हमने सोचा ये देश हमारा इस मेहनत को समझेगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री समझेंगे, जिन्होंने हमारे ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए थे। और आज हम जो कंपनसेटरी अटेम्प्ट मांग रहे, जो अटेम्प्ट हमने खोया देश की सेवा करते करते, तो आज उनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब ये है कि हमने कल लाठियां खाई हैं, बुरी तरह सभी ने लाठियां खाई हैं। क्या ये हमारा रिवॉर्ड है देश की सेवा करने का? यहाँ मौजूद हर छात्र की यही कहानी है। कुछ तो प्री और मेंस भी निकाल चुके थे, बस इंटरव्यू से बाहर हो गए। हमारे घर में ना सबको कोविड था, मुझे कोविड था, मेरी मम्मी को था, मेरी दीदी को था, इवन मेरी जो सिस्टर है वो ऑक्सीजन पे थी। सर जो उस समय पे बहुत माहौल था ना, मैं एक तरीके के ट्रॉमा में थी। मेरा बहुत मेंटल ट्रॉमा था सर, मतलब पढ़ना तो बिल्कुल सर, जब पूरा देश मेंटल ट्रॉमा में था, सब उस स्थिति को देख रहे थे, तो फिर हम एस्पिरेंट उससे अलग कैसे हो सकते हैं। मैंने एग्जाम की सर तैयारी हम की थी, बट इतना ट्रॉमा था कि हम नहीं कर पाए थे। डीओपीटी की संसदीय समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में सरकार को लिखा कि मानवीय आधार पर इन छात्रों को एक और मौका मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने जवाब दिया कि इन छात्रों को यूपीएससी का एक और अटेम्प्ट देना संभव नहीं होगा। डीओपीटी ने एसएससी जीडी के छात्रों को मानवीय आधार पर आयु में 3 साल की छूट दी है, तो इन छात्रों का कहना है कि उन्हें भी ये छूट मिलनी चाहिए। देश में उस वक्त जब सरकार फेल हो गई, ऑक्सीजन के अभाव में लोग सड़कों पर मरे, हमने वो तस्वीरें दिखाई हैं। उस दौर के लिए, उस कोरोना के लिए कोई तैयार नहीं था, तो ये लोग कैसे तैयार हो जाते हैं? किसी के पिता की मौत हुई थी, किसी की माँ की मौत, कोई खुद कोविड पॉजिटिव था, कोई क्वारंटीन था,
कोई कंटेनमेंट जोन में था, तो फिलहाल सरकार को तय करना है कि उस दौर में जब सरकार फेल हो गई तो इन लोगों को भी एक मौका मिलना चाहिए। फिलहाल मौके के लिए जब ये लोग प्रयत्नशील हैं तो लाठियां तो कम से कम इनको नहीं मारनी चाहिए। सहयोगी सुधीश कुमार राम के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के हेल्थ मॉडल का सबसे बड़ा स्तंभ है मोहल्ला क्लिनिक, लेकिन बीते कुछ महीने से ये मोहल्ला क्लिनिक खुद बीमार है। दवाओं की किल्लत हो रही है, टेस्ट नहीं हो रहे हैं। हाल ये है कि 2 से 3 महीनों से स्टाफ की सैलरी भी अटकी हुई है। जांच हुई तो पता चला कि अधिकारियों की कागजी कार्रवाई के चलते ऐसा हो रहा है। शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के जिन मोहल्ला क्लिनिक पर लोगों को सेहतमंद रखने की जिम्मेदारी है, पिछले कुछ महीनों से वो खुद बीमार हैं। दवाई मिल नहीं रही, टेस्ट हो नहीं रहे, डॉक्टर और बाकी स्टाफ का वेतन भी 2-3 महीने से नहीं आया। समस्या ये है यहाँ पे, मतलब ये कि दवाइयाँ मिलती नहीं है। कब से नहीं मिल रही है? 3 महीने करीब हो गए हैं, दवाई नहीं मिल रही है। जो कंटिन्यू जो दवाई चल रही है वो नहीं मिलती है। कोई टेस्ट तो यहाँ होता ही नहीं। पहला टेस्ट मैंने करवाए हैं यहाँ से। अच्छा। लेकिन अब कोई टेस्ट नहीं हो रहा। मेरा कम से कम 4-4.5 हजार रुपए पर मंथ की दवाइयाँ आती हैं। अच्छा, जो यहाँ से आपको फ्री मिल जाती है? फ्री मिलती थी पहले। अच्छा। अब नहीं मिल रही है। हमने केवल ये कहा कि शिकायत जब दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति के पास पहुंची तो उसने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और वित्त विभाग के आला अधिकारियों को तलब किया और पूछताछ में पता चला कि स्वास्थ्य विभाग ने मोहल्ला क्लिनिक के लिए पैसे मांगते हुए वित्त विभाग को फाइल भेजी। वित्त विभाग ने कैबिनेट के फैसले की कॉपी मांग ली, जो आमतौर पर केवल तभी मांगी जाती है जब कुछ नई योजना शुरू हो रही हो या योजना में कोई बदलाव हुआ हो। इसी चक्कर में फाइल वित्त विभाग और स्वास्थ्य विभाग में घूमती रही। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त पैसा पड़ा हुआ था जो खर्च नहीं हुआ था, जिससे मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ का कई महीने का वेतन दिया जा सकता था, लेकिन वित्त विभाग ने उसके लिए भी मंजूरी नहीं दी थी। इसलिए 2-3 महीने से दवा ना मिलने और टेस्ट ना होने से मरीज परेशान, तो दूसरी तरफ वेतन ना मिलने से मोहल्ला क्लिनिक का स्टाफ परेशान। तनख्वाह देने के लिए जो फाइल पैसे मांगने के लिए, ग्रांट मांगने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी, उसके अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स की मांग की जो आज से पहले कभी नहीं मांगे गए। मसलन कैबिनेट का डिसीजन मांगा गया, कोई अमेंडमेंट हुई तो वो मांगी गई, और ये ऑन ओथ हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरों ने बताया कि इतने सालों से तनख्वाह डिस्पर्स होती थी, मेहनताना डिस्पर्स होता था, ये कभी नहीं मांगे गए। और कमेटी ने ये पाया कि मात्र डिले करने के उद्देश्य से, मेहनताना और मोहल्ला क्लिनिक का पैसा रोकने के उद्देश्य से ये काम फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आशीष चंद्र वर्मा ने किया। दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। अधिकारियों से कुछ और दस्तावेज मांगे गए हैं, जिसके बाद अंतिम रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी। दिल्ली में फिलहाल करीब 500 मोहल्ला क्लिनिक हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को उनके पड़ोस में ही मुफ्त दवा और टेस्ट देकर उपलब्ध कराते हैं। ये मामला अटकाने, लटकाने और भटकाने का प्रतीत होता है, सरल चीजों को जटिल बनाने का प्रतीत होता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों और किसके कहने पर किया गया। विधानसभा समिति की बैठक में मैं खुद मौजूद था, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी आजम सिद्दीकी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। चीन के मुद्दे पर संसद में बहस को लेकर विपक्षी सदस्यों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। लोकसभा से लेकर राज्यसभा में ये मुद्दा उठा, लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है। संसद भवन में गांधी प्रतिमा से लेकर लोकसभा और राज्यसभा तक विपक्ष की चीन पर चर्चा की मांग। 12 दलों के सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने तख्तियां लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए। तख्तियों में लिखा दिखा, आखिर चीन पर कब होगी संसद में चर्चा, चीन पर चुप्पी कब तोड़ेंगे मोदी जी। प्रदर्शन में सोनिया गांधी भी शामिल हुई। 62 में हमें वो युद्ध हुआ था चंबे के खिलाफ, नेहरू जी ने चर्चा चलाई, बहुत
डिटेल मतलब सारे प्रश्न पूछ के सारे जवाब दे दिए और युद्ध चल रहा था। जब हमारे जवान लड़ रहे थे पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी और आजकल हमें सिर्फ अखबार में पढ़ने के लिए कुछ खबर मिलती है, सरकार कुछ नहीं बताते हैं। सरकार इसलिए भाग रही है क्योंकि उनके हाथ काले हैं और उनका चेहरा भी काला है, उनका सच देश के सामने उजागर हो। वो ये भी करे कि संवेदनशील मुद्दा है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो संवेदनशील मुद्दों पर क्या सदन चर्चा के लिए नहीं बना है? संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने चीन पर चर्चा कराने की मांग की। लोकसभा को तो घंटे भर के लिए स्थगित भी करना पड़ा। बाद में जब सरकार की ओर से अनुमति नहीं मिली तो विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। चीन के मुद्दे को लेकर सरकार बात कराने से क्यों भाग रही है? चर्चा ही होगी ना। संसद सर्वोच्च संस्था है। कल यही अगर कोई मांग करे कि पाकिस्तान के खिलाफ तो तुरंत तैयार हो जाएंगे। सरकार का तर्क पुराना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर दोनों सदनों में बयान दे दिया है। कोई संवेदनशील मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा बना करके देश के सामने में इसको उछालेंगे और गुमराह करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। साफ है, न तो सरकार और न ही विपक्ष चीन के मुद्दे पर कोई झुकने को तैयार है, लिहाजा टकराव जारी है। क्या सरकार यह मान के चल रही है कि संसद ठप होती रही तो कई जरूरी मुद्दों पर वह चर्चा से बच निकलेगी, या विपक्ष यह मांग के चल रहा है कि चीन पर चर्चा को लेकर उसका रुख सरकार की घेराबंदी के लिए जरूरी है? जो भी हो, देश हित में जरूरी है कि कोई रास्ता निकले और संसद सुचारू रूप से चले। नई दिल्ली में संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोलकाता का पार्क स्ट्रीट किस तरह से क्रिसमस के मौके पर जगमगा रहा है। सर्दियों के मौसम में घने कोहरे की वजह से सड़क हादसे का खतरा बना रहता है और ऐसी ही तस्वीर गोरखपुर से सामने आई, जहां 10 से 12 गाड़ियां घने कोहरे की वजह से आपस में टकरा गईं। इस हादसे में कुछ गाड़ियां मौके पर ही पलट गईं। गाड़ियों के टकराने का सिलसिला 1.5 किलोमीटर की रेंज में लगभग 4 से 5 जगह रहा। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। क्रिसमस नजदीक है तो केक की अहमियत भी बड़ी हो जाती है। माइक्रोवेव और अवन के जमाने में दिखाते हैं आपको एक ऐसी जगह जहां 120 साल पुरानी तकनीक से केक बनती है। ये लखनऊ की दुकान है और क्रिसमस से पहले यहाँ केक बनवाने के लिए भीड़ लगी हुई है। खास बात यह है कि यहाँ 120 साल पुरानी ट्रेडिशन से केक तैयार होती है लकड़ी की भट्ठी में। मॉडर्न अवन और माइक्रोवेव को दरकिनार कर लोग यहाँ पर केक बनवाने आते हैं। और कोलकाता का पार्क स्ट्रीट क्रिसमस के मौके पर किस तरह से जगमगा रहा है, इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको सिटी सेंटर शो में छोड़े जाते हैं।